हेलो दोस्तों, दिस इज़ राम एंड हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर के बारे में बातें करनी है। मार्क भी कर लिए थे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थे। अब मैटर क्या है, मैटर ये है कि अब हम हर एक चैप्टर को, हर एक पार्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे ये भाग वन है, पार्ट वन है। क्या है ये? पार्ट वन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें संवैधानिक ढांचा के बारे में बातें की गई हैं। तो संवैधानिक ढांचा में इसमें देखो कि 9 से 10 11 टॉपिक मेंशन है, 11 टॉपिक्स मेंशन है। उन 11 टॉपिक्स में आज हम जो करेंगे वो है पहला टॉपिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेकिन जो कल मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कराई थी या मार्क कराई थी, तो उनमें क्या था कि हमने बोला था कि इसे रीड मार के आगे बढ़ जाना, इसे रीड मार के आगे बढ़ जाओ, और इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। फिर इससे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, इसे भी रीड मार के आगे बढ़ने को बोला, इसे भी रीड मारने के आगे बढ़ने को बोला, इसे हमने फिर इम्पोर्टेंस दी, है ना। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं सीक्वेंस को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें देखना क्या है, सबसे पहले कि हम लोग जाने क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि जो रूल रेगुलेशन की बातें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसकी बातें आती हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये कौन सा रूल एंड रेगुलेशन है? ये कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ये हमारे राइट है। क्या है? राइट है हमारे, जो हम लोगों ने राइट गवर्नमेंट को दिए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जब कंपनी बनी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट, जब 1599 कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1600 भी मिलेगा, ठीक है, दो ये ईयर मिलते हैं। जब यहाँ कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि जो वहाँ की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, कौन थी? जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने 15 साल के लिए क्या बोला कंपनी को कि आप जाओ ट्रेड करो, और ट्रेड करने के बाद आप वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करो, ठीक। कंपनी को ये बात बोल दी गई, कंपनी ट्रेड के लिए निकली वहाँ से, और कंपनी इंडिया आती है। कहाँ आती? इंडिया आती है। इंडिया ब्रिटिश आने से पहले भी बहुत सारी कंपनी आती हैं, बहुत सारी नहीं, मतलब 4-5 कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। लेकिन मैटर क्या है? मैटर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड है वो ब्रिटेन से ज़्यादा लेना देना वाला मैटर है, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है भाई। कंपनी वहाँ से चली, कंपनी इंडिया आ गई। कंपनी कहाँ से चलती है? कंपनी चलती है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से चल करके वो कहाँ आई? इंडिया आ गई, ठीक। ये बात ठीक था। 1765 में क्या होता है? 1765 में इससे बंगाल की दीवानी के राइट मिल जाते हैं। किसे? कंपनी को। किसे मिल जाते हैं? कंपनी को, ठीक। यहाँ तक ठीक है कि भैया 65 में जो है दीवानी के राइट मिले, ठीक। ये भी मैटर ठीक है। सॉरी, 1665 करना है इसे। ईयर में बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा संभल के पढ़ना है इसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1772 तक आते आते, 1772 तक आते आते यहाँ पे जो आर्थिक अस्थिरता है वो बढ़ जाती है। क्या होता है? आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है 1772 आते आते। अब जब आर्थिक स्थिरता बढ़ गई तो मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि जो ब्रिटेन की संसद थी, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसने सोचा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंट्री के अंदर भी बाहर भी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉर्ड नॉर्थ, जो लॉर्ड नॉर्थ, उनके गाइडेंस में, उनकी रिकमेंडेशन पर उन्होंने पॉलिसी लाना चालू कर दिया। अब ना पॉलिसी आई कैसे? तो यानी कि जो हमारा पहले चार्टर एक्ट आता है 1773 का, कौन? चार्टर एक्ट जो आता है 1773 का, वो इतनी सब पूरी कहानी, यानी 1665 से लेकर 1772 तक के बीच की जो कहानी का रिजल्ट निकलता है वो पहला चार्टर होता है। आई होप बात क्लियर हो रही होगी कि पहला चार्टर ऐसे नहीं आया। चार्टर एक्ट क्यों लाए गए? चार्टर एक्ट इसलिए लाए गए कि कंपनी जो वहाँ पे इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी हो रही है कंपनी की वजह से, कंपनी की ट्रेड की वजह से, उस ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, उस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, उस ट्रेड में इंटरफेयर करने के लिए, उस ट्रेड में गवर्नमेंट अपना हक जताने के लिए क्या लेकर के आई?
चार्टर। आई होप बात क्लियर होगी कि 1665 में दीवानी राइट मिलने के बाद 1772 तक आते आते इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है। उसमें लॉर्ड नॉर्थ के रिकमेंडेशन पर ब्रिटेन की जो संसद है वो पॉलिसी बनाना चालू करती है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कंपनी को, और वही जो पॉलिसीज हैं वो आती हैं चार्टर एक्ट। क्लियर है? वही जो पॉलिसी हैं वो क्या होती हैं, चार्टर एक्ट होती हैं 1773। अब ये पहला चार्टर आता है इतनी सब कहानी के बाद। तो चार्टर कहाँ तक आए, तो चार्टर वहां तक आते हैं जहां तक कंपनी का राज माना जाता है, जहां तक कंपनी रूल करती है वहां तक इन्हें कंट्रोल करने के लिए चार्टर लाए जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो चार्टर आने का रीजन था कि इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी। तो अब जो है देखेंगे कि कितने चार्टर आए और किस चार्टर की क्या इंपॉर्टेंस रही है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे चार्टर्स, सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आए। ठीक, तो पहली बात यहाँ से ध्यान देना कि ये आपका एक बैकग्राउंड रहा है कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप में व्यापार करने आए। एलिजाबेथ प्रथम चार्टर द्वारा उन्हें यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा गया था 1765। ठीक है, 1765 क्लियर कर लेना। ठीक, वहाँ बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी मिल जाती है, अर्थात राजस्व मिल जाता है। इसके चक्कर में 1858 का क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से शासन क्या होता है 1947 में जो है खत्म हो जाता है और इंडिया आज़ाद हो जाता है। इस टाइप से आपको यहाँ पे एक कहानी बना के याद रखना है। आई होप बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद होता क्या है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1934 में एम एन रॉय की मांग उठाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक, और फिर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग होती है संविधान सभा की, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ जाता है। ये एक ओवरव्यू है, लेकिन जो कहानी है वो मैंने पीछे बताई। ठीक है, ये बातें फिर आते आते यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भारत में सरकार बनती है, प्रशासन आता है, रूपरेखा निर्मित की गई, ये सारी बात। तो लेकिन जो चार्टर है उनका क्या रोल रहा, ये यहाँ पे बात ध्यान देनी है। क्यों ध्यान देनी है, मैंने कल भी बोला था कि एक हम इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो काउंसिल गवर्नर को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी, वही काउंसिल क्या आज भी प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है या प्रेसिडेंट को असिस्ट करती है। ये सारी चीज़ दिमाग में रखने वाली बातें हैं। तो जो कंपनी का शासन माना जाता है वो 1773 से 1858 तक का माना जाता है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि 1858 के बाद 1947 तक का शासन कंपनी का शासन नहीं, बल्कि वहाँ की जो क्वीन थी, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जो वहाँ की हायर अथॉरिटी है, उसका शासन हो जाता है। ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए पहला कदम था। पहला कदम क्यों था, मैं पहले अभी बताया आया हूँ कि चार्टर आए क्यों, चार्टर एक्ट लाए क्यों गए। जो आर्थिक अस्थिरता बढ़ी उसकी वजह से चार्टर आने चालू हुए, ताकि कंपनी को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके एंड कंट्रोल किया जा सके। ठीक, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। देन इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव है उस 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट रखता है। इसके अगर फीचर की बातें करें तो फीचर में क्या है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी कि जो गवर्नर बन के आया था उसका एक आप प्रमोशन मान सकते हैं कि प्रमोशन हो गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि अब ये जो 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद है ये क्या करेगी, गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, गवर्नर जनरल को एडवाइस देगी। गवर्नर जनरल भले ही बाध्य नहीं है उस चीज़ को मानने के लिए, क्यों माने ही माने, बट लेकिन क्या करेगी, अपनी एडवाइस देगी उन कार्यों में जिन कार्यों में गवर्नर जनरल को एडवाइस चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी एडवाइस देना चालू कर देगी, जिनमें गवर्नर जनरल को नीड है उनमें वो क्या करेगी, एडवाइस देगी। ठीक है, पहले अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंशियल गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, यानी कि उनकी पावर्स अलग थी, उनके लॉ मेकिंग की पावर अलग थी, उनके पावर एग्जीक्यूटिव सिस्टम का मैटर अलग था। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अब क्या किया गया, एक को हायर बना दिया गया कि भैया जो बंगाल के गवर्नर जनरल है वो हायर अथॉरिटी है, और इन्हें असिस्टेंट बना दिया गया कि मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर हैं वो जाकर के बंगाल गवर्नर जनरल को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे सारी बातें जो वहाँ पे हो रही हैं। इसी लॉ के थ्रू
कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्फे, तो ये ध्यान देना है, ठीक है, एलिजा एम्फे का नाम ध्यान देना है। किसी का नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन एलिजा एम्फे का नाम जरूरी पता होना चाहिए, ठीक। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। इन पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन में सीधे पॉइंट की जो विशेषता है, जो फीचर है, वही रख देता है, ठीक है। अब क्या कहा गया, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। अब देखो इसके पीछे भी रीजन था। ऐसा क्या रीजन था, मैटर ये था कि आज जो करप्शन बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ता है। रीजन होता है कि कुछ लोग अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, और उससे क्या होता है, सोसाइटी इंपैक्ट होती है, राइट। यही बात समझ में आती कि जो वहाँ से गवर्नर से आ रहे थे, गवर्नर जनरल से आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो केवल कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चल रहा था। यानी कि अगर मान लो कोई ट्रेड के लिए कोई डील करने जाना है या कोई डील कर रहा है, उसे थोड़ा बहुत मान लो रिश्वत लेकर के या कोई उपहार लेकर के किसी राजा, किसी प्रोविंसेस के हेड से लेकर के, वो क्या करता, उस काम को वहीं का वहीं खत्म कर देते थे। यानी कि सिंपल सी बात है, जितना टैक्स रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा था वहाँ पार्लियामेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, उतना ज़्यादा पैसा इन गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास पहुंच रहा था। यानी कि सिंपल सी बात थी कि अगर इस चीज़ को बैन किया जाएगा तो हमारे क्या होंगे, ट्रेड के रिलेशन सुधरेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए वहाँ पे, वो टैक्स कंप्लीटली पहुँच पाएगा, राइट। तो ये मैटर था कि उपहार व रिश्वत को प्रतिबंध कर दिए, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, ये सारी बातें। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। एक तो स्ट्रांगनेस मिली, और उसके बाद इससे बाद में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। जो जानकारियां कंपनी छुपा रही थी, जो जानकारियां कंपनी हाइड कर रही थी, जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं दे रही थी, तो अब इससे क्या कर दिया गया, बाध्य बना दिया गया कि आप लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे ही करोगे इन सारी मैटर्स पे, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सैन्य मामले हों, इन पे आपको रिपोर्ट करना ही करना है, हर हाल में करना है। तो ये बातें यहाँ पर थी। ऐसा इसलिए भी था कि कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि कहीं ना कहीं आगे कंपनी ट्रेड करते करते ही रूल ना करने लग जाए ब्रिटेन पे आकर के। तो ये सारी बातें, इस वजह से सरकार ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लाना चालू किए, चार्टर एक्ट लाना चालू किए। उसके बाद यहाँ पे मैटर क्या होता है, यहाँ से एक मैटर और आता है जो है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है, 1781 में पास होता है इसी बीच, फिर इंडिया एक्ट के आने से पहले, ठीक। उसमें थोड़ा सुधार किए जाते हैं। फिर आता है 1784 में फिर इंडिया एक्ट। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था उसे थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें वहाँ निकल के नहीं आई थी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, तो पहली बात जो ये एक्ट प्रपोज किया गया था, जो ये एक्ट बनाया गया था, जिसकी रिकमेंडेशन थी इस पे, वो थे यंग पिट्स। क्या नाम था, यंग पिट्स नाम था उनका, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, नाम पता होना चाहिए पूरा कि उनका नाम यंग पिट्स था। उनकी रिकमेंडेशन पर ही ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने अभी बता दिया है, इसे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हल्का सा अगर इसके बारे में पढ़ना चाहें कहीं से तो कोई रेफरेंस लेकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। तो अब अधिनियम के फीचर्स क्या रहे, विशेषताएं क्या रही, तो ये ध्यान देना। इससे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही बताएंगे कि हमारा आर्टिकल 50 क्या बोलता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्यों अलग करता है, हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल वर्क कैसे अलग हैं, हमारे गांधीवादी सिद्धांत अलग कैसे हैं, हमारे मार्क्सिस्ट के सिद्धांत अलग कैसे हैं, हमारे सोशल के सिद्धांत अलग कैसे हैं, जो हम डीबीएसपी में पढ़ेंगे। अगर ये बातें दिमाग में नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आगे आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, यानी कि सेपरेट करने का काम किया इसने पिट्स इंडिया एक्ट में। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन कर दिया गया, और इस प्रकार द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यानी कि यहाँ पे जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, यहाँ से चालू होती है, और ये ड्यूअल गवर्नमेंट
1919 तक चलती है और फिर उसके बाद ख़त्म कर दी जाती है जब जो है आपका मार्टिन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है, तब ये जो है ख़त्म की जाती है। तो ये भी आपकी बात ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो अब देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बैठा दिया गया। अब मैटर क्या था, मैटर ये था कि भैया चलो ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग रिपोर्ट करोगे, लेकिन आप पर भी अब कोई नज़र रखेगा। इससे प्रॉब्लम कैसे होती है, इससे प्रॉब्लम हुई गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को ये प्रॉब्लम हुई कि भाई ठीक है यार, मतलब कि आपने हमें रिपोर्ट करने को बोला, हम संसद को रिपोर्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, बट आपने हमारे ऊपर ही एक अपेक्स अथॉरिटी बैठा दी जो हम पे नज़र बनाए हुए हैं। यानी कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो कर ही नहीं पाएंगे, राइट। ये मान लो रॉन्ग राइट हो गया है कुछ, तो अपेक्स अथॉरिटी उन्हें क्या करेगी, उन्हें सीधी सी बात है वार्निंग दे सकती है, कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि वो अपेक्स अथॉरिटी है, राइट। उसके पास हर एक राइट है। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई हुई गवर्नर जनरल को, कि गवर्नर जनरल ने इसका अपोज भी किया था कि आप हमारे ऊपर अपेक्स अथॉरिटी नहीं बैठा सकते, आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बैठा सकते, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं सुनी थी, और जो है इसी वजह से शायद वारेन हेस्टिंग्स ने अपना रिजाइन भी दे दिया था। ये भी बात ध्यान देने लायक है कि गवर्नर जनरल ने काफ़ी अपोज किया था इस चीज़ का कि आप अपेक्स अथॉरिटी ना बैठाएं, नियंत्रण बोर्ड ना बैठाया जाए। तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यानी कि जो काम गवर्नर जनरल कर रहा था, जो काम गवर्नर जनरल के पास था, अब वो कौन देखेगा, अब वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। करेंगे गवर्नर जनरल ही, लेकिन जो एक हायर अथॉरिटी है वो कौन है, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। और दूसरा था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये बात ध्यान दें कि जो कंपनी के कार्य थे, जो प्रशासन थे, उस पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का आया इस एक्ट के बाद, राइट। उसके बाद आता है एक चार्टर और आता है, इसमें मेंशन नहीं है, एक आता है 1813 का चार्टर एक्ट। उसे भी पढ़ना है आपको, हल्का सा क्यों पढ़ना है, एक बात ध्यान ना, वो दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट रहा 1813 का चार्टर एक्ट। कि पहली बात, कंपनी मोनोपोली तो खत्म की गई 1813 की चार्टर एक्ट में, लेकिन जो चाइना के साथ टिकट ट्रेड था, जो चाइना के साथ टिकट ट्रेड था, उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और वो 20 सालों तक अपनी मोनोपोली चाय के ट्रेड पे करती रही, कंपनी के पास वो मोनोपोली थी। लेकिन बाकी मोनोपोली 1813 के चार्टर एक्ट में फिनिश कर दी गई थी, तो आपको ध्यान देना है, ठीक। तो 1830 का इसमें नहीं मेंशन है लक्ष्मीकांत साहब की बुक में 5th एडिशन पे, लेकिन आपको ध्यान देके चलना है कि 1830 का भी आया था 1784 के बाद, ठीक। अब 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। और जो ना निर्णायक कदम कैसे समझना है इस बात को, तो इसने बंगाली गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। समझना क्या क्या बन चुके, पहले बने भाई साहब गवर्नर, कंपनी आई तो कौन आया, गवर्नर, क्योंकि यही हमें प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे, ठीक ना। गवर्नर के बाद कौन आया भाई, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल आ गए, ठीक। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो है बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी इनके अंडर में कर दिया, ठीक है भैया, ये बात हो गई। चलो एक कमेटी बना दी गई 4 मेंबर की, चलो ये भी बात ठीक हुई। अब देखना, अब 1833 का क्या कहता है, करेक्ट, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो क्या है, वो भारत का गवर्नर जनरल है। अब वो क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है, यानी कि पूरे भारत का लेखा जोखा, पूरे भारत का कर्ता धर्ता कौन हो गया, अभी ये गवर्नर जनरल हो गया। भले ही उसके ऊपर एक अपेक्स अथॉरिटी बैठी है, उसका लेना देना नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत ये आ गई भैया, अब जो भारत का लेखा जोखा करने वाला इंसान है वो कौन है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी गई, सारी सैन्य शक्तियाँ इसके पास थी, ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 में बने। जब चार्टर एक्ट आया उसके बाद क्या हुआ, पिट्स इंडिया का एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आने में क्या हुआ, उन्होंने अपेक्स अथॉरिटी बैठा दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया उन्होंने। उससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल काफ़ी नाराज हो गए और रिजाइन करके चले गए। तो उसके बाद क्या होता है, 1813 का आता है, मोनोपोली खत्म की जाती है, टी के साथ 20 ईयर का ट्रेड बढ़ाया जाता है चाइना के साथ ब्रिटिश कंपनी का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1833 का आता है, जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा।
बात समझ में आ गई? आई होप बात क्लियर होगी। और इस पे सारे नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई, ये बातें थी। इसने क्या किया, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, यानी कि अब वो कोई भी लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकते थे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, यानी कि जो भी डिसीजन लेना है इसी को लेना है, जो भी डिसीजन लेगा यही लेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहले बनाए गए जो नए कानून थे वो नियामक कानून कहलाए, और जो दूसरे कानून थे उन्हें अधिनियम बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? एक्ट। तो एक्ट बनने की भी एक हिस्ट्री है, आप देख रहे हो कि एक्ट ऐसे नहीं बना। ठीक है, तो जो पहले थे वो कैसे नियामक कानून कहलाए, यानी रेगुलेटिंग एक्ट कहलाए। अब दूसरे कौन है? एक्ट कहलाए। ठीक है, अधिनियम कहलाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए, यानी कि 1813 में जो 20 साल का मोनोपोली ट्रेड चाइना के साथ दिया गया था टी के लिए, वो भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया 1833 आते आते। आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, अब जो है चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और इस वजह से यह प्रावधान समाप्त कर दिया जाता है। बाद में फिर आती है मैकाले कमेटी, और मैकाले कमेटी फिर से रिकमेंडेशन देती है, और उस रिकमेंडेशन पर ही इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज का आयोजन करना चालू किया जाता है। और उसके बाद थोड़ा देर बाद चले आ जाते हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, और लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को तो आप सब जानते हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, फिर आता है 1833 के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। तो एक बात ध्यान देना है आपको, अगर चार्टर अधिनियम के ईयर याद करने हैं तो आप 2020 ईयर्स में याद कर सकते हैं कि 2020 ईयर का गैप रहता है चार्टर एक्ट में। ठीक, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। 1853 का जो अधिनियम आया वो चार्टर में क्या था? अंतिम अधिनियम था। यानी कि अंतिम अधिनियम क्यों? इसलिए क्योंकि 1858 के बाद 1858 के बाद किसका शासन आ जाता है? क्वीन का शासन आ जाता है। ठीक है, किसका शासन आ जाता है? क्वीन का शासन आ जाता है, यानी कि रानी का शासन आ जाता है। इस वजह से अब क्या होगा, अगर 1853 के बाद देखेंगे अगला चार्टर कब आने वाला होगा, तो यानी 20 ईयर बाद। 20 ईयर बाद कितना हो जाएगा? 1873। लेकिन 1858 में ही रानी का शासन आ जाता है, क्वीन का शासन आ जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, इससे ये लास्ट अधिनियम, ये लास्ट चार्टर अधिनियम होता है, और यहाँ से चार्टर आना फिनिश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्टर आना फिनिश हो जाते हैं। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो इसकी एक विशेषताएं देखें तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। एक बात गौर से ध्यान देना, वहां पर क्या था? वहां पर राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य हैं, यानी कि लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो उसका जो फंक्शन है उसे क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया गया। इसके तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। यानी कि वो पार्षद जो अब कानून बनाएंगे, वो पार्षद जो अब अपने गवर्नर जनरल को एडवाइज करेंगे, वो 6 नए पार्षद और जोड़े गए उस कमेटी में। ठीक है, दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो ये भी एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक जगह पे हमने क्वेश्चन देखा था एक, कि वहाँ पे बोला गया था कि केंद्रीय विधान परिषद सबसे पहले किस एक्ट के अंतर्गत कहा जाता है। तो 1853 का ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ठीक है, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। आई होप बातें क्लियर होंगी। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, और मैकाले समिति रिकमेंडेशन देती है। तो ये याद रखना है कि मैकाले कमेटी 1854 में जो है नियुक्त की गई थी, और उन्होंने अपना क्या किया गया था, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन सिविल सर्विसेज के लिए
दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कि सिविल सर्विसेज का शुभारंभ कहाँ से होता है, किस कमेटी की एडवाइस से होता है, कौन सी कमेटी एडवाइस करती है, तो वो है मैकाले कमेटी, ठीक। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। क्या कर दिया? कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। यानी कि जो 1830 में उन्होंने किया था कि हम 20 साल के ट्रेड का जो है मोनोपोली आपको देते हैं, अभी आप ट्रेड कीजिए, ठीक है, वो सारी टाइमिंग इसमें मेंशंस नहीं थी। ये एक सीधा सा इंडिकेशन था कंपनी के लिए कि कंपनी का शासन कभी भी फिनिश हो सकता है। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी अपने अंडर उस कंपनी को ले सकती है, उसके कार्यों को ले सकती है, उसके वाणिज्यिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल सारे कार्य अपने अंदर करा सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी कि जो गवर्नर जनरल के 6 विधान पार्षद जोड़े गए थे, उनमें से जो 4 का चुनाव था वो कहाँ से लेने थे? मुंबई से लेना था, एक को मद्रास से, एक को बंगाल और एक को आगरा से। तो यहाँ से ये पार्षद चुने जाने थे जो भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद बनी हुई थी इंडिया की, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अब कंपनी का शासन फिनिश होता है। अब उसके बाद 1858 के बाद किसका शासन आएगा? महारानी का शासन आएगा, क्वीन का शासन आएगा। देखना फिर से एक बार ओवरव्यू देखना क्या हुआ। 1665 में दीवानी राइट मिलते हैं कंपनी को। क्या मिलते हैं? दीवानी राइट मिलते हैं। दीवानी राइट मिलने के बाद क्या होता है? 1772 आते आते इकोनॉमिकल अस्थिरता बढ़ जाती है, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बात होता है। उसके बाद क्या होता है? 1773 का इसी को रेगुलेट करने के लिए चार्टर एक्ट आ जाता है। चार्टर एक्ट क्यों बोला गया? कंपनी की वजह से बोला गया, ठीक है। फिर 1773 के बाद क्या आता है? 1781। 1781 में क्या आता है? एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। फिर 1781 के बाद क्या आता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या हो जाता है? फिर आता है आपका 1813 का। 1813 का आने के बाद क्या होता है? 1813 के आने के बाद 1833 का आता है। 1833 के आने के बाद क्या होता है? 1853 का आता है। और 1853 का जो लास्ट होता है वो लास्ट चार्टर एक्ट होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, किसने काम किया, किसने काम क्या नहीं किया। आखिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ से बैठाना चालू होता है। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चक्कर में क्या हो जाता है? सारी खिचड़ी पक जाती है। और जब सारी खिचड़ी पक जाती है तो 1833 में क्या होता है? वो जो है जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो रिजाइन करके चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें क्या होता है? भारत का जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जब ये भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि यहाँ से गवर्नर जनरल चेंज हो गए। यानी कि जो पहले बंगाल का ही केवल ऑथेंटिकेशन था, ऑथेंटिक पर्सन था, अब वो पूरे भारत का हो गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का पूरा हो गया। तो ये सारी बातें आप कंपनी के शासन के अंदर ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एम लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, ये याद रखना। हम लोग एम लक्ष्मीकांत साहब की बुक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है, बाइबल ऑफ फॉर सिविल सर्विसेज इन द केस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।